हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वो हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और साथ में उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ ये पर्सनैलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के पार्ट है। तो अगर आप यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस देखते हैं यूजीसी की वेबसाइट में, जो आप डाउनलोड करते हो सिलेबस, उसमें कॉमर्स का यूनिट 6 का एकदम एंड वाला सिलेबस है जो ओबी में काउंट होता है। ठीक है, तो अगर आपने कभी ओबी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जैसे कि अगर आपने मास्टर्स में अकाउंटिंग सब्जेक्ट लिया था मेजर सब्जेक्ट, या आपकी स्पेशलाइजेशन अकाउंटेंसी थी, या आपने यूजी और पीजी लेवल पर भी ओबी नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे वो आपको समझ आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ में हम एकदम बेसिक से लेके आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपने नोटबुक ले आइए, साथ में लिखिए आज कवलप्रीत मैम के साथ यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स का यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टॉपिक हम स्टडी करने लगे। ठीक है, तो ये मैंने ना यहाँ पर सिलेबस लगा दिया क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ओबी जो कभी कभी कॉमर्स के कैंडिडेट्स को समझता ही नहीं है कि वो पार्ट ऑफ यूनिट 6 है। तो पर्सनैलिटी में आपको परसेप्शन पढ़ना है, एटीट्यूड्स पढ़ना है, इमोशंस, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो आज मैं कुछ यहाँ से टॉपिक्स से पर्सनैलिटी वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके पहले अभी मैंने रिसेंटली पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड किए, जैसे इनकम टैक्स के ऊपर मैंने उस दिन अपलोड की थी, फिर मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अपलोड की है, तो वो आप इंश्योरेंस की वीडियोस अपलोड किए, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। और जैसे कि आज ही फॉर्म क्लोजिंग था, उन्होंने एक्सटेंशन ऑलरेडी की थी, तो आई होप सो आप सबने फॉर्म भर लिया है। और अगर आप, मैं हमेशा एक क्वेश्चन बोलती हूँ, मुझे पूछा जाता है तो मैं उसका हमेशा आंसर यही देती हूँ कि अगर आप 15 से 20 मार्क्स के लिए अपना जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी क्वालिफिकेशन मिस कर रहे हो सिर्फ मिनिमम मार्क्स से, तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आप बढ़ सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो या आपके गैप है बहुत सारा पीजी और यूजी में और पीजी और नेट सेट की प्रिपरेशन में, तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़िए, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्राइमरली स्टडीज, तो ओबी को हम जनरली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम ओबी बोलते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका यूजी में भी आता है एंड दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही जुड़े होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्राइमरली स्टडीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट एट ऑल। ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, यस, सो करेक्ट आंसर इज बी, सी प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड डी इज टैक्स पॉलिसी। ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि किसी को भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, बट हमको समझ आना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज ओबी। So OB is a systematic study of how individuals and groups behave within the organization. So majorly ये study किसके ऊपर है कि individuals और groups में लोग कैसे behave करते हैं organizations। अब आप सब भी अगर ऑफिस में काम करते हो, कॉलेज में काम करते हो, या आप एज अ स्टूडेंट भी हो, तो आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी को पर्सनल मैसेज डालते हैं तो वो रिप्लाई नहीं करते, बट जैसे ही आप उनको ग्रुप पर टैग कर दो या ग्रुप पर पूछो तो लोग तुरंत रिप्लाई करते, बिकॉज वहां पर आपके पास बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करने के लिए है। So we have to understand that people behave differently. Now when these people, they can be individuals or groups, when they're working in an organization, how do they behave? ठीक है, तो it this subject helps managers improve productivity, motivation, leadership, communication and organizational effectiveness. अब देखिए ये सारे words, productivity, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारे आपके रिसर्च टॉपिक्स भी है। तो जब आप अब इस लेवल पर आगे की नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूजी स्टूडेंट हो गए, मे बी आपके फाइनल ईयर से आप प्रिपेयर कर रहे हो, या आप मास्टर्स क्लियर कर चुके हो, या आप अभी प्रेजेंटली फैकल्टी हो, तो याद रखिए जब हम पीएचडी करते हैं तो ये सारे वर्ड्स, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सब आपके वेरिएबल्स, कॉन्स्ट्रक्ट्स बन जाते हैं। इन सब की रेडीमेड स्किल्स है, क्या क्या आप मोटिवेशन मेजर कर सकते हो, लीडरशिप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखिए कि सारा कॉमर्स इंटर रिलेटेड है, कॉमर्स और मैनेजमेंट इंटर रिलेटेड है। तो आप ऐसे जब भी अपने ईयर्स एंड आईज ओपन रखिए तो आपको यहीं पर कुछ आइडिया भी बन सकता है। ठीक है, सबका अपना अपना मीनिंग। तो चलिए, आई होप से आपका फर्स्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
OB is considered a pure science. It is an interdisciplinary field. It is only psychology और it is only sociology. तो याद रखिए OB एक interdisciplinary field है. ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं it is combination of so many subjects. देखिए अगर आप organization में हो, you have to understand the psychology of the employees. So how do you understand the psychology of the employees? तो psychology है एक discipline, एक domain जो OB को contribute करता है. ठीक है, anthropology, study of human beings. ठीक है, कल्चर के बारे में आपको स्टडी करना होता है. फिर अगर मैं बोलूं, अगर आपको देखना है कि लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, ठीक है, उनसे कैसे कमिटमेंट लानी है, तो एक ही सब्जेक्ट से हमको ओबी नहीं बनता है. तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया ओबी बनाने के लिए. ठीक है, आप लीडर बनना चाहते हो, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, साइकोलॉजी समझ आना चाहिए, तो आपको याद रखना चाहिए कि ओबी इज कंसिडर्ड एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. अगर आपने कभी ओबी सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसकी डेफिनेशंस में ही आपको ये तुरंत आंसर मिल जाते हैं कि बेसिकली ओबी किस किस का बना है, कहाँ से. सो ओबी में साइकोलॉजी आनी समझ आनी चाहिए, सोशियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट. अब कुछ लोग कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं, कुछ लोग कैसे कभी कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो ये सारी चीजें आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट से सीखने को मिल जाती है. हेंस इट इज कॉल्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. आप वीडियो को पहले एक बार देख सकते हैं, अपने नोट साथ में बना सकते हैं पॉज करके, या अगर आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर पहले आप सेकंड टाइम चेक करके अपने नोट्स बना सकते हो. तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी. ठीक है, अब है ना, ये ना एक ओशन मॉडल है. अगर आपने कभी भी स्टडी नहीं किया तो आज मैं आपको ये ओशन मॉडल पढ़ा के ही जी, और आपको लर्न भी हो जाएगा. ठीक है, तो विच पर्सनैलिटी ट्रेट. अब याद रखिए पर्सनैलिटी एक पार्ट है ओबी का. अब जब आप पढ़ते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड, परसेप्शन, मोटिवेशन, ये सबके टर्म्स आपको मीनिंग पता होने चाहिए. ठीक है, सिर्फ नेट सेट के परसेप्शन से नहीं, सिर्फ क्वालिफिकेशन के परसेप्शन से नहीं, कल आप इंटरव्यू फेस करोगे या आप जब बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होते हैं, क्वालिटीज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जो बताते हैं कि एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है या एक बंदा डिपेंडेबल है. ठीक है, तो ये ना ओशन मॉडल का पार्ट है. अब ओशन मॉडल अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो घबराइए नहीं, आज मैं आपको ये आंसर कराती हूँ, फिर हम इसको आंसर को सॉल्व करें. ठीक है, ये देखिए ओशन मॉडल, इसको ना दूसरा नाम है बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो आज आपको होमवर्क क्वेश्चन क्या है, ये मॉडल किसने दिया है. ठीक है, अगर आपने कभी भी ओबी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया है या खुद पढ़ा है तो आपको पता होगा ये ओशन मॉडल क्या है. तो देखिए ओ से ओपननेस होता है. ठीक है, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा एक मिनट जूम कर लेती हूँ. नहीं तो आप गूगल सर्च करेंगे इमेज को तो. ठीक है, आई होप सो अब आपको दिख रहा होगा. ठीक है, देखिए ओ से ना ओपननेस है. पहले मीनिंग, पहले नाम पढ़ लेते हैं फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. ओपननेस, कंसनेस, फिर एक्स्ट्रा वर्जन है, फिर अग्रीएबलनेस है और न्यूरोटिज्म. ठीक है, अब है ना, अगर आपको पहले मीनिंग नहीं पता है तो एक बार आप पहले मीनिंग देख लेते हैं. पहले आप इसको लर्न कर लीजिए. ओ से क्या है, सी से क्या है, फिर हम एक बार उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं. ओ
CEAN। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ओशन मॉडल को हम क्या बोलते हैं, क्या इसको रीइंफोर्समेंट मॉडल बोलते हैं, क्या इसको बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल बोलते हैं, क्या टू फैक्टर थियोरी बोलते हैं, इक्विटी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल। ठीक है, अब मैं आपको वन बाय वन ये कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो ओपननेस, अगर आपको नाम से क्लिक हो रहा है, टर्म से क्लिक हो रहा है, तो आपको इजी है फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले लिख लीजिए, ओशन मॉडल को हम बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ना सबका अपना अपना मीनिंग का, टर्म का मीनिंग है। तो अगर हम उसको तुरंत सॉल्व करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ओशन मॉडल को आप पर्सनैलिटी ट्रेट से जोड़िए। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो कहीं ना कहीं हम सब में भी मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ओपननेस क्या होता है? ओपननेस के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, पीपल आर विलिंग टू stay curious, they are creative, they are open to change, and they can contribute some original ideas। ठीक है, तो openness refers to creativity, curiosity, imagination, willingness to try new ideas। अब देखिए, कितने सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद है कुछ नया करना। ओके, तो यहाँ पर openness to experience मतलब आप या तो इन ट्रेड्स पर, जैसे somebody is very innovative in thinking, somebody is very curious to learn something, and there are people who are always preferring routine work, or maybe they resist, okay, they don't want to change and they are very happy with whatever they are doing। तो यहाँ पर या तो आप इस ट्रेट पर हाई ओपन हो सकते हो, मतलब ओपन हो सकते हो, या तो आपकी ओपननेस एकदम लो होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कोई मैनेजर है जो हमेशा इनोवेटिव आइडियाज लेता है और मैनेजमेंट को बहुत पसंद आता है कि मैनेजर बहुत काबिल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारे ट्रेड्स हमको कहाँ हेल्प करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैं बोलूंगी हर एम्प्लॉय में, हर कलीग में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। ठीक है, अभी कोई क्रिएटिव है तो कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करता होगा, कोई अच्छा एकदम पंक्चुअल होगा, तो कोई एकदम काम डेडलाइन से पहले कंप्लीट करता होगा। तो हमको याद रखना है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम सबको एज अ टीम वर्क काम करना चाहिए। फिर हमारे पास सी से ओ से, मैंने बताया सी से मैं हमेशा ये वर्ड बोल ही नहीं पाती हूँ, तो कोई बात नहीं। तो याद रखिए कि इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी कॉन्शियसनेस है, या फिर हम बहुत रिस्पॉन्सिबल है कोई, या कोई डिपेंडेबल है। अगर आपको घर पर अपना बच्चा छोड़ के जाना है तो आप हमेशा देखोगे घर का जिम्मेदार मेंबर कौन है, क्योंकि छोटे बच्चे तो कहीं पर भी, मतलब अगर छोटा है चल नहीं सकता तो क्रॉलिंग करके चला जाएगा, या तो फिर कहीं टेबल पर अपने आप को डैश कर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस क्या यहाँ पर रखना है हमको याद, कि कौन डिसिप्लिन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन डिपेंडेबल है, या कौन गोल ओरिएंटेड है। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रेट्स पर या तो आप एकदम हाई कॉन्शियस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स वाले रहेंगे, या तो आपकी ट्रेट ऐसी होगी कि वो लो कॉन्शियसनेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको याद रखना है, जब हाई होगा इस ट्रेट पर तो आप कैसे होगे? आप ट्रस्टवर्दी होगे, आप डिपेंडेबल होगे, ठीक है, आप सेल्फ डिसिप्लिन होगे। और अगर आप लो हो इस ट्रेट पर, ठीक है, लो कॉन्शियसनेस कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर क्या होगा? यू आर केयरलेस, ठीक है, आप प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते हो, या तो फिर आप इररिस्पॉन्सिबल हो, या तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो। ठीक है, अब कोई एम्प्लॉय होगा जो डेडलाइंस को मीट करेगा तो उसको बोलेंगे लो ऑन, सॉरी, इनको बोलेंगे हाई ऑन दिस ट्रेट। और कुछ एम्प्लॉयज हो गए जैसे आप, मतलब वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, कभी काम कंप्लीट नहीं करके दे रहे, डिसिप्लिन भी नहीं है, तो आप बोलोगे दे आर लो ऑन दिस। ठीक है, तो ओ के बाद हमने सी किया। अब ई, एक्स्ट्रा वर्जन मतलब ये तो जैसे हम बोलते हैं ना एक्सट्रोवर्ड्स, तो याद रखिए दे आर सोशल पीपल। ठीक है, दे हैव हाई एनर्जी, देयर नेचर इज आउट गोइंग, और वो उनको किसी से भी बात करने में ऐसे कभी स्ट्रेस नहीं होता है, पार्टी में भी अच्छे से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग कौन से होते हैं? जिनको इंटरेक्शन करना पसंद होता है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट एवरीवेयर, एंड दे ऑलवेज सीम टू बी कंफर्टेबल विद अदर्स, और फिर दूसरों को लीड भी इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप हाई हो तो यहाँ पर आप क्या रहोगे? आप इंटरेक्शन इंजॉय करोगे, टॉकेटिव होगे, एनर्जेटिक होगे, कॉन्फिडेंट होगे। एंड देर आर पीपल हु आर लो ऑन दिस ट्रेट। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जन, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? रिजर्व्ड बिहेवियर है, काफी क्वाइट रहते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, और थिंग्स डीपली, मतलब हमेशा रिफ्लेक्टिव नेचर रहती है, कुछ ना कुछ इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। इंडिपेंडेंट हो गए लेकिन फिर अपने आप में जीना पसंद करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्जन मतलब एक्स्ट्रोवेट वाला ही ट्रेट है। ठीक है, अब जैसे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप कभी भी इंट्रोवर्ट नहीं रहोगे, आपको हमेशा एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। ओके, तो यही क्वालिटीज देख के आप या तो लीडर बनते हो या आप सीनियर जूनियर बनते हो।
फिर ओ सी ई, ए से अग्रीएबलनेस, ठीक है। अग्रीएबलनेस मतलब जो लोग इजिली दे कोऑपरेट, दे आर काइंड, यू कैन ट्रस्ट देम, दे आर फ्रेंडली, ठीक है। तो अगर टीम मेंबर कोऑपरेटिव है तो क्या हो जाएगा, यू विल वर्क वेल विद अदर्स। अगर आप हेल्पफुल हो तो आप सपोर्ट करोगे कलीग्स को। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो लोग जनरली आपसे ओपन भी हो जाएंगे और आपको ट्रस्ट भी करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट अगर आप लो रहोगे तो आपके कैसे हो जाएंगे, यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव, तो यू आर सेल्फ फोकस्ड, okay. Then there is a possibility that if you don't get along with people, you always disagree with people, then there will be more conflicts, okay. And there is a possibility that your behavior is suspicious, so people are not able to trust you also, ठीक है। तो अग्रीएबल मतलब, अब देखिए घर में भी हमेशा एक मेंबर ऐसा होता है जो सबकी बात मान लेता है ताकि लड़ाई नहीं हो या फिर आगे बढ़ते रहे हम, ठीक है। तो वैसे ऑफिस में भी आपको ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए कि मैं हमेशा बोलती हूँ जब हम झगड़ा करते हैं हमारी टोन बदल जाती है। तो हमको याद रखना है कि जब हम झगड़ा कर रहे हैं तो हम रिस्पेक्टफुली डिसअग्री कर रहे हैं, टू अग्री कहते हैं ना, रिस्पेक्टफुली कीजिए। ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज यू आर डोमिनेटिंग है, आपके पास पावर और अथॉरिटी है, तो आप सामने वाले को कैसे भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ नेट सेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हैं कि इन्होंने मुझे भी एक बेटर पर्सन बनाया। मतलब एक एज के साथ हम सब लोग मैच्योर होते हैं, फिर हमारी क्वालिटीज कुछ ऐसी होती है, ट्रेड्स कुछ ऐसे होते हैं जो एक एज पर ही अच्छे लगते हैं। बट ग्रेजुअली हमको लगता है कि यस, टीम मेंबर बन के रहना या फिर सबके साथ रहना भी, कितनी बार होता है ऐसे कि मुझे लगता है कि किसी को तो नॉलेज नहीं भी है, बट देयर इज अ वे टू करेक्ट देम। या तो कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे इनसे कितना सीखना है, तो देयर इज अ वे टू टॉक टू देम ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी है लाइफ में हमको सीखने के लिए, तो ये सारे ट्रेड्स हमको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर अभी कोई मैनेजर है, ही टॉक्स पोलाइटली विद अदर्स, कोई भी इशू आता है कामली रिजोल्व कर देता है। और कुछ लोग होते हैं जैसे भी टाइप है, और टाइप भी आपने पर्सनैलिटी कभी पढ़ी हो तो मैं वो भी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, कि कुछ लोग अग्री ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे मेंबर्स चाहिए दो कामली काम करके सबको एक साथ लेके। फिर हमारा लास्ट इसमें NAOCEAN, न्यूरो, ठीक है। अब ये न्यूरो याद रखिए किससे होता है, हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, नर्व से। तो यहाँ पर क्या होता है, आप अपने इमोशंस कैसे हैंडल करते हो, आप कैसे एंशियस रहते हो, आपके एंजाइटी, फिर या तो आपकी मूडीनेस है या स्ट्रेस प्रोननेस, अभी कैसे होता है घर पर कभी झगड़ा हो गया तो वही आके ऑफिस में भी उतार दिया, ठीक है। एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर आर मूड स्विंग्स, ठीक है। सैलरी आ गई तो हम काफी खुश रहते हैं, वर्क प्रेशर हो गया तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स वी आर इनसिक्योर एंड देन वी आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। अब देखो कुछ कभी कभी किसी मैनेजर ने किसी को पॉजिटिवली बताया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जूनियर ने उसको अच्छे से एक्सेप्ट ही नहीं किया फीडबैक को, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमेशा हम चिंता में रहे, या फिर कभी कभी लोग इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते। तो न्यूरो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि हम अगर हाई है इसमें तो वो हमारा नुकसान है, बाकी सब में हाई होना अच्छा है, ठीक है। जो हमने पढ़ा ओशन में ओ से, अग्रीएबलनेस में भी आपको हाई होना अच्छा है। फिर मैं बोलूं पहले वाला ओपननेस में भी हाई होना अच्छा है, बट यहाँ पर अगर आप जितना लो रहोगे, यहाँ पर अगर लो रहोगे तो मतलब आप इमोशनली स्टेबल हो, आप प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पाते हो, आपको लेस एंजाइटी है, यू आर सिक्योर, ओके। सो कभी कभी क्या होता है, डेडलाइंस कंप्लीट नहीं हो रही है तो हम एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई प्रेशर आ जाता है तो हम लड़ाई करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ ट्रेड पर हम लो करेंगे उतना हमारा रैंकिंग अच्छा है, ठीक है। तो याद रखिए अगर ओशन में अगर हमने कुछ पढ़ा है तो अभी हमको पहले उसका नाम पता होना चाहिए। 5 ट्रेड्स, तो ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म, ठीक है। तो OCEAN, इसका दूसरा नाम क्या है, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। तो अगर आपने नोट्स बना लिए तो वेरी गुड। विच पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वन वर्ड में न्यूरोटिज्म मतलब इमोशंस, एंजाइटी, अग्रीएबलनेस मतलब आप कितना किसी से गेट अलोंग हो सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, हाउ मच यू आर डिपेंडेबल, ठीक है। यहाँ पर ओपननेस है मतलब आप आइडियाज को कितने ओपन एक्सेप्ट करते, ओके। सो थर्ड यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सबके कीवर्ड्स बनाइए जैसे आपको तुरंत पता होना चाहिए, OCEAN, ओशन मॉडल, ओके। ओशन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। अब देखिए मैंने इसी कॉन्सेप्ट से आपको 3 क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको पता लगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, असर्शन और रीजनिंग भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, और स्टैटिक सिलेबस होता है जो चेंज नहीं होता। तो ये थियोरी किसने दी है, ये मॉडल किसने दिया है, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा तो ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एनटीए वाले पूछ रहे। अब देखते हैं फिफ्थ, असर्शन रीजनिंग में बार बार रिपीट करती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय assertion and reasoning? These are two statements, both may be correct, both may be incorrect,
both may be independently correct and there's a possibility that both are correct and they share some relationship with them. तो ये statements को पढ़ के घबराइए मत, जितना concept clear होगा उतना easy आपको आंसर मिल जाएगा. चलो लेट्स रीड assertion. Employees high in consciousness usually perform better at work. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अगर आप डिपेंडेबल हो, ट्रस्ट हो, आप जिम्मेदारी हो, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो यस दिस इज द करेक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट इज करेक्ट. कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल्स आर डिसिप्लिन, रिलायबल एंड गोल ओरिएंटेड. तो अगर आपने इसका मीनिंग ही समझ लिया और आप मेरे साथ थे अभी, प्रॉपर ध्यान दे रहे थे, तो यस बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए. कभी भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाइए तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे. ठीक है, आई होप सो मैंने आपको समझाया है करेक्टली और आपको आज रट्टा ही हो गया. ठीक है, तो कॉन्सेंशियस इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल, डिसिप्लिन्ड, अचीवमेंट ओरिएंटेड. दिस ट्रेट स्ट्रांगली प्रेडिक्ट्स जॉब परफॉर्मेंस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A highly extroverted employee is likely to, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अब इसी ओशन मॉडल से ओ ओपननेस, रिपीट करो तो लर्न हो जाएगा. ओपननेस टू चेंज ओ, सी कॉन्शियसनेस, सी ओ सी ई एक्स्ट्रावर्जन, ए अग्रीएबलनेस और एन न्यूरो. ठीक है, तो हाईली एक्सट्रोवर्टेड एम्प्लॉइज लाइकली टू अवॉइड इंटरेक्शन, प्रेफर टीम वर्क एंड सोशल इंटरेक्शन, रेजिस्ट कम्युनिकेशन, प्रेफर आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब अकेलापन, जैसे कोविड के टाइम आइसोलेशन में रखे जाते थे. रेजिस्ट कम्युनिकेशन मतलब बात नहीं करना चाहिए. इंटरेक्शन लोगों से अवॉइड करेंगे. तो यहाँ पर जो एक्सट्रोवर्ट एम्प्लॉइज होते हैं वो हमेशा टीम वर्क और सोशल इंटरेक्शन को इंजॉय करते हैं और लव भी करते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. 7 देख लेते हैं. द टेंडेंसी टू जज अ पर्सन बेस्ड ऑन वन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड. अब देखिए यहीं पर हिंट है. अगर आपने एचआरएम का परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ा है और यहाँ आज ये मेरे साथ परसेप्चुअल एरर से क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हो कौन से सब टॉपिक से, परसेप्चुअल. देखिए परसेप्शन क्या होता है, आजकल तो सब लोग इंस्टाग्राम की रील्स देख के पीओवी करते हैं. परसेप्शन होता है, एक तो होता है एटीट्यूड. एटीट्यूड किसी की तरफ हमारा नेगेटिव होता है या हमारा पॉजिटिव होता है. जैसे मैं बोलूंगी मैगी, जब कंट्रोवर्सी हुई थी मैगी की, तो कुछ लोगों ने बिल्कुल मैगी से गिव अप कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये कितना नेगेटिव है हमारे हेल्थ के लिए. ठीक है, और वो है भी. तो लोगों ने उसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. ठीक है, रास्ते पर हम बहुत खाते हैं एंजॉय चाइनीज, तो खुश होते हैं अजीनोमोटो. ओके, तो वो डाल के जब खाते हैं तो हम सब एंजॉय करते हैं. मतलब मैं तो काफी खाती हूँ तो मैं तो क्या ही बोलूं. तो मैगी जैसी चीजें है ना, अगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो कुछ लोगों ने उससे गिव अप कर दिया. तो वो कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ. ओके, तो एटीट्यूड ऐसा नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका चेंज डिपेंड्स होता है सिचुएशंस पर भी. कभी कभी आपके साथ कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो आपका लोगों की तरफ भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है. ठीक है, तो एटीट्यूड होता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. अब परसेप्शन क्या होती है, परसेप्शन होती है जो हम सोचते हैं. ठीक है, हम उसको मीनिंग देते हैं. मैं आपको परसेप्शन की डेफिनेशन भी कराती हूँ. तो हम किसी चीज को मीनिंग देते हैं. जैसे अभी क्रो, क्रो को कुछ लोग बोले कि कितना शोर करता है ये सुबह सुबह, तो कुछ लोग बोले कि इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली बर्ड. ओके, अभी कुछ लोगों की परसेप्शन है कि हम डिग्री करके क्या ही कर लेंगे, हमारा खुद का तो बिजनेस है. बट कुछ लोगों की सोच होगी कि नहीं, मैं अच्छे से मार्क्स लाऊंगा तो मेरी प्रोग्रेस अच्छे से होगी. एटलीस्ट मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर करूंगा तो मेरी बेस स्ट्रांग होगी, या मैं कहीं पर जॉब अप्लाई करूंगा तो मेरा 9 पर सीजीपी होगा, हाईएस्ट सीजीपी होगा, तो कितना अच्छा लगेगा. तो दिस इज हाउ वी गिव मीनिंग टू इट. ओके, और एक पर्सनैलिटी होती है जो होती है सम टोटल ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज. ठीक है, वो हमारी पर्सनैलिटी ओवरऑल होती है. अब वो एटीट्यूड भी है, वो मैं बोलूंगी परसेप्शन भी है, और वो आपका पर्सनैलिटी भी है. तो सम टोटल ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज. आपको नेताजी बनना है, टीचर बनना है, तो आपको बोलना भी अच्छा आना चाहिए. बट अगर आपको पुलिस वाला बनना है तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप चोर आएगा, आपको पकड़ना है, दौड़ना है. ठीक है, आप कोई नेवी में जा रहे हो तो आपको क्या क्या चाहिए. ठीक है, और अगर आप, मैं बोलूं, कोई फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो वो मे बी उन चीजों से आउट हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी मैटर करती है. तो पर्सनैलिटी हमेशा ओवरऑल रहती है. तो अब यहाँ पर इन हमारा क्वेश्चन किससे है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. तो याद रखिए दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हेलो इफेक्ट और एक होता है हॉर्न इफेक्ट. अब हेलो इफेक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है. जब हम एक पॉजिटिव ट्रेट से किसी को जज कर लेते हैं, सपोज यू आर इंटरव्यूइंग समवन एंड द कैंडिडेट इज वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल एंड मतलब मैं बोलूंगी उसके पास, उसने वेल ड्रेस्ड है, तो क्या होता है वो ही पॉजिटिव ट्रेट से हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं. एंड हमेशा फिर हम सोचेंगे कि ये इतनी ब्यूटीफुल दिखती है या फिर इसने इतनी स्मार्ट
पर्सनैलिटी है तो उसकी नॉलेज भी अच्छी होगी, इंटेलिजेंस भी अच्छा होगा, तो दैट ट्रेट विल अफेक्ट द सिलेक्शन। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी इज ओनली सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ हर प्रिटी फेस। ठीक है, अब सेकंड में एग्जांपल दूं तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी ने सपोज बहुत अच्छा कैंडिडेट था बट उसके बाल खुले थे या फिर उसने ऐसे डार्क कलर पहना था जो हमें नहीं लगता कि इंटरव्यू में अच्छा लगता है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट दैट पर्सन इज रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रेस। ओके, तो ये क्या होता है ना, हम जब किसी के लिए एक पॉजिटिव ट्रेट पर जज कर लेते हैं उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट, और जब हम एक किसी को नेगेटिव ट्रेट पर जज कर लेते हैं उसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। ओके, तो हॉर्न नेगेटिव याद रखिए, हॉर्न ओके प्लीज नेगेटिव है जो पॉल्यूशन कर रहे हैं इसे याद रखिए, और हेलो जैसे होता है ना एंजल्स, मतलब कोई ऐसे स्पिरिचुअल साइन है कि हमें कुछ ऐसे लगता है कि एंजल आ गए, तो वैसा होता है हेलो इफेक्ट। ओके, सो टेंडेंसी टू जज अ पर्सन बेस्ड ऑन वन पॉजिटिव इज कॉल्ड एज हेलो। तो आप नोट्स में लिख लिए पॉजिटिव है हेलो, भले वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हो, आपको जज किया जाएगा पॉजिटिव। आपके एक ट्रेड पर आप पूरे साल गलतियां करो, आपने एक अच्छा काम कर लिया आप जीत गए, आप पूरे साल अच्छा काम करो आपने गलत काम कर लिया तो हॉर्न इफेक्ट। ओके, अब देखिए मुझे यहाँ पर आपको है ना, जब मैं एक क्वेश्चन पढ़ाती हूँ उसमें 4 कॉन्सेप्ट होते हैं और वो चारों कॉन्सेप्ट हमको लर्न करने होते हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम है ना प्रोजेक्शन पर क्वेश्चन आएगा, सेलेक्टिव परसेप्शन पर क्वेश्चन आएगा, स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक नोट दिया है, तो आप भी वो लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट जितना नोट्स बनाओगे उतनी मेहनत अच्छी होती है। सिलेक्शन में देखो क्या होता है, मैं पहले बताती हूँ स्टेजेस। ठीक है, सबसे पहले परसेप्शन की स्टेज क्या है, सिलेक्शन। कोई स्टिम्युली होता है, ठीक है, जैसे आपको वेट लॉस करना है तो आपका क्या स्टिम्युली है कि आई नीड टू वेट लूज वेट। ठीक है, फिर अगर आप सपोज आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ कपड़े खरीदने जाने, तो आपका कोई जैसे मम्मी को कन्विंस करना है तो घर पर शादी आ रही है, तो ऐसा आपके पास कोई रीजन होना चाहिए, तो सबसे पहले यू चूजिंग द स्टिम्युली। ठीक है, एनीथिंग दैट मोटिवेट्स यू। फिर ऑर्गेनाइजिंग, आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो ना, आप लोगों को जज करते हो, अरे ये बंदा कैसा दिख रहा है, इसने पर्सनैलिटी ऐसे, तो आप वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो कहीं ना कहीं वो भी ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ फोल्डर्स या रिसोर्सेज नहीं है, इंटरप्रिटेशन यू और हाउ यू गिव मीनिंग टू इट। ठीक है, जैसे अभी कोई बंदा है वहां पर बहुत तेज तेज से चल रहा है इंटरव्यू के टाइम, कैंडिडेट है कोई बहुत तेज तेज से चल रहा है, फोन पर ऊंची ऊंची बात कर रहा है, तो यू विल स्टार्ट जजिंग, आप उसको इंटरप्रिटेशन दे दोगे कि ये बंदे को पता नहीं कितनी घाई है और इसके पास 100 और काम है बट ये इंटरव्यू में आया हुआ है। रिस्पॉन्स बिहेवियर बेस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हम कैसे उसको इंटरप्रेट, तो स्टेजेस क्या है, तो सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स। तो आप याद रख सकते हैं SOI, सोई। ठीक है, तो सिलेक्शन, आप सिलेक्शन किसके बेसिस पर है, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई की वजह से ही आप कुछ कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग व्हाट यू आर ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन यू आर गिविंग मीनिंग टू इट, एंड रिस्पॉन्स बिहेवियर बेस्ड। अब अगर मैं बोलूं रणवीर सिंह है, वो दीपिका के कपड़े पहन के अगर कोई मीम्स बन रही है, कोई फोटोज बन रही है, तो आप क्या जज कर रहे हो। ठीक है, तो वो आप कैसी आपकी परसेप्शन, कुछ लोग बोलेंगे देखो इसको तो कोई शर्म ही नहीं आती है, और कुछ लोग बोलेंगे वाओ ही सो कॉन्फिडेंट कि गर्ल्स के कपड़े पहन के बैठा है, कुछ लोग उसके ऊपर हंसेंगे, तो हम कैसे उसको मीनिंग देते हैं वो हम पर है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन याद रखिए, स्टेजेस है, S से सिलेक्शन, O से ऑर्गेनाइजिंग, I से इंटरप्रिटेशन एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड। तो परसेप्शन याद रखिए, ये अपना लिख लीजिए SOIR। तो सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। आजकल सब लोग कम सो रहे हैं ऑल थैंक्स टू मोबाइल फोन, तो सोई याद रखिए और आप उसको कैसे रिस्पॉन्स देते। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका, अच्छा पहले सॉरी एक मिनट, मुझे करेक्ट आंसर बता दिया मैंने, हेलो इफेक्ट। ओके, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, अब मुझे ना यहाँ से आपको बताना है तो यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। अब एट्रीब्यूटिंग वंस ओन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अदर्स इज, हम कुछ एट्रीब्यूट करें। अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता है तो पढ़ते, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अदर्स, स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, एट्रीब्यूशन। चलो चारों का मतलब मैं आपको पहले बताती हूँ। स्टीरियोटाइपिंग, जैसे हम जजमेंट कर लेते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, गर्ल्स आर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लड़कियों को सिलेंडर बदलना नहीं आता, या लड़के घर का खाना नहीं बना सकते, ये हमने स्टीरियोटाइपिंग करके। ठीक है, प्रोजेक्शन होती है एज्यूमिंग अदर्स आर सिमिलर टू सेल्फ। अब मैं थोड़े साल पहले कैसी थी, तो कोई कैंडिडेट मेरे सामने आता है तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे कवलप्रीत लगती है, या फिर मैं कुछ उससे रिलेट करना कोशिश करती हूँ, उसने मेरा फेवरेट कलर पहनना है, मेरे उनसे वैल्यूज और बिलीव्स मैच हो रहे, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब हम है ना, आप 10 चीजें देख लो, अब आप मेरा सेशन ही पूरा सुन लो, आपको 2 चीजें बहुत याद रह सकती है, 4 चीजें आप भूल जाओगे। ठीक है, और अगर मैंने कुछ आपको हंसी मजाक में बोल दिया या फिर कुछ ऐसी चीजें निमोनिक्स बना के लर्न कर दी, तो हो सकता है आप वो जल्दी पिकअप कर ले, तो सेलेक्टिव परसेप्शन होती है, एंड वी टेंड टू इग्नोर सर्टन इन्फॉर्मेशन, एंड वो होता है ये सबके साथ। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, जैसे कंपेयरिंग विद अदर्स रेदर देन स्टैंडर्ड्स। अब कैसे होता है ना, एक कैंडिडेट
इंटरव्यू देने गया या कोई टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर दिया, तो जब टीचर डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर दे रही है, एक टीचर का बहुत अच्छा गया, तो अभी उसके बाद जो टीचर जाएगी ना, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे उस जो टीचर का बहुत अच्छा डेमो लेक्चर गया ना, उनसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, भले टीचर, भले हो सकता है प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने बच्चों को बताया होगा कि आपको टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स देखने हैं, आपको देखना है कि वो कितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं या वो कितने अच्छे से आपकी क्वेरी सॉल्व करे। बट अगर वो टीचर ने आपसे अच्छा जेल कर लिया, आपको अच्छे एग्जाम्पल्स देके पढ़ा लिया और आपको उसी टाइम इतना अच्छा लगा टीचर के साथ, तो क्या हो जाएगा, आप उसको जज कर रहे हो, दूसरे कैंडिडेट्स को जज कर रहे हो उस टीचर से। तो आपने कोई स्टैंडर्ड सेट किया था, उससे आप जज नहीं कर रहे हो, बट एक इंडिविजुअल ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि अब आप उससे जज करोगे। सो दैट इज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप बोल रहे हैं, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अदर्स, तो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए प्रोजेक्शन में अपने आप की क्वालिटीज किसी और में देख रही हूँ, अपना अपना चीजें कुछ और। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, एट्रीब्यूशन भी नहीं है और स्टीरियोटाइपिंग भी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है। तो एक ही कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हो उसमें चार ऑप्शन होते हैं, तो उसको पढ़ के जाइए। अगली बार क्वेश्चन कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट पर आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आधा अधूरा पढ़ाई पढ़ी है। ओके, प्रोजेक्शन मीन्स एज्यूमिंग अदर्स शेयर सिमिलर बिलीव्स एटीट्यूड और ट्रेट्स। ओके, चलिए, आई होप सो आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया, अपने यूजी पीजी के स्टूडेंट्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। चलो, अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बीएफ स्किनर इज एसोसिएटेड। कभी कभी मुझे लगता है कि ओबी हमको ज्यादा पढ़ाना चाहिए था, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे और वो रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं। स्किनर इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग। देखिए ये ना थियरीज है, तो यहाँ पर फिलहाल आंसर जो है मैं अब आपको बताती हूँ, बट पहले ना हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट। अब ये देखो पैवलव का है ना डॉग वाला एक एक्सपेरिमेंट है, और ऑपरेंट का है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो पहले मैं आपको ऑपरेंट पढ़ा लेती हूँ। ठीक है, ऑपरेंट बहुत इजी है, ओ से ऑपरेंट याद रखिए। ऑपरेंट में कैसा है ना कि अभी we always want to do things for which we are rewarded, and we as persons generally we don't want to do things for which we have been punished. ठीक है, अब घर पर क्या होता है ना, मम्मी ने बोला कमरा साफ करो, कमरा साफ करो, तो मम्मी ने अगर हमको चॉकलेट दी, तो हमको नेक्स्ट टाइम लगता है कि मम्मी के बोलने से पहले ही हम कमरा साफ कर लेते, तो चॉकलेट मिल जाएगी। तो हम अच्छी बार बार जो वो चीजें रिपीट करते हैं जिसके लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और हम वो चीजें नहीं करना चाहते जिसके लिए हमको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, अब ये हमारा एक बेसिकली ऑपरेंट कंडीशन है। तो पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप मेरे से समझ के ऑपरेंट कंडीशन के बारे लिख लीजिए। आपको कभी भी कोई थ्योरी और मॉडल पढ़ो तो याद रखिए वो किसने दिया है, वो उसका मेन फीचर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चंस उसी पर बन जाते हैं। हाँ, नोटबुक ले लीजिए और उसमें लिखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लास। इसमें आ जाता है क्वेश्चन एक बार, और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को तो जनरली आ जाता है। हम्म, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, पहले मैं मीनिंग करा देती हूँ। तो एक ही साथ हमारा दो हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। पहले मैं ऑपरेंट करा देती हूँ क्योंकि वो काफी इजी है, फिर मैं आपको क्लासिकल कंडीशनिंग भी समझाती हूँ। ठीक है, चलिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज जनरली लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो यू आर लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट्स। तो बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय आइदर इट इज रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जैसे मैंने बोला, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें चॉकलेट्स मिलती है, तो हम वो काम बार बार करना चाहते हैं। तो ये रिमेंबर, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, एंड बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। व्हाट इज द बेसिक आइडिया, अगर हमको बार बार करनी है कोई चीज, उसके लिए या तो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो हम वो चीज को इंक्रीज करेंगे, और जो चीज से हमको पनिशमेंट मिली है हम वो चीज को कम करते जाएंगे। ओके, तो रिवॉर्ड्स रिपीट, पनिशमेंट रिड्यूस। ठीक है, स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अब पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, वो रैट वाला था इनसाइड अ स्किनर बॉक्स। ठीक है, तो ये उसकी थियोरी है। तो उसमें कैसा हुआ था ना, उसने बिहेवियर देख के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे थे। वो क्या करता था, रैट को रखा एक बॉक्स में, और रैट रैट है ना, वो क्या करता था, उसका लीवर प्रेस करता था, तो वो ओपन हो जाता था, तो उसको फूड मिल जाता था। तो रैट को समझ आ गया कि अगर वो ये बिहेवियर करेगा ना, बार बार उसको प्रेस करेगा, तो उसको खाना मिलता है। ओके, तो उसके बिहेवियर से क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा था, उसको खाना मिल रहा था। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि री इन्फोर्समेंट, जो चीज बार बार हम करते हैं
उससे या तो हमको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है या तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हमको वो चीज को कम करने की जरूरत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दूं, रेड तो एक्सपेरिमेंट था, बोनस, प्रमोशन, प्रेज, गुड परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड है। तो अगर हम बार बार ये करेंगे तो हमको बार बार तारीफ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी और बोनस मिलेगा। अगर मैं नेगेटिव बोलूं तो अनप्लेजेंट कंडीशन है जिसको हमको रिमूव करनी है। ठीक है, अभी मैनेजर क्या करता है, वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन बंद कर देता है जब इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, बिहेवियर अच्छा हो जाता है इंप्लॉयज का भी और मैनेजर का भी। तो पनिशमेंट रिड्यूसेस अनडिजायरेबल बिहेवियर। ओके, पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट जैसे आपने गलती की है तो आपको फाइन लगा है, और नेगेटिव पनिशमेंट जैसे अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको बोनस नहीं मिला है। ठीक है, तो बिहेवियर वीकन्स व्हेन रीइंफोर्समेंट स्टॉप्स। तो अगर रिवॉर्ड्स आप कम कर दोगे तो लोगों का बिहेवियर भी बदल जाएगा। ओके, एम्प्लॉय स्टॉप वर्किंग हार्ड इफ रिवॉर्ड्स डिसअपियर। ओके, और ये लोगों को मोटिवेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ना मैं अगर बात करूं, और ये आपको समझ आ गया, तो ऑपरेंट कंडीशन किसने दी है, ये साइकोलॉजी की थ्योरी है और स्किनर ने दी है। और इसमें हमको क्या याद रखना है कि हमारे जो बिहेवियर होता है, जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको रिपीट करते हैं तो पॉजिटिव में रिवॉर्ड्स मिलते हैं और नेगेटिव में आपको पनिशमेंट मिलती है। ओके, अगर अब मैं आपको दूसरा वाला पढ़ाती हूँ। ठीक है, दूसरे वाले को याद रखिए, ये एक्सपेरिमेंट किया पैवलॉव ने। ठीक है, PAVLOV। इसमें अगर आपने देखा है तो डॉग वाला है पैवलॉव, PAVLOV, उसका नाम है पैवलॉव। ठीक है, अब ये क्या एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको छोटे से तरीके में समझाती हूँ। और इसको थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको लर्न करके जाए। सबसे पहले ना वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कंडीशनिंग कंडीशनिंग अभी आपको समझ आएगा जब मैं आपको स्टेप बताती हूँ। पेवलोव क्या करता है, डॉग को फूड देता है। ठीक है, तो डॉग क्या होता है ना, डॉग को जब फूड मिलता है ही स्टार्ट सेलिवेटिंग। अब क्या होता है ना, जब हमके मुंह में पानी आता है ना, जैसे हम बोलते हैं, तो बिकॉज नेचुरली ये प्रोसेस है, आप भूख लगी आपको खाना आएगा ना तो आपको सेलिवेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, यू स्टार्ट सेलिवेट। तो ये था कि फूड एक ऐसा स्टिमुलस था डॉग के लिए जिसको उसको देख के है ना उसको सेलिवेशन करा। अब उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने बेल बजानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, बेल। तो डॉग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज बेल हैड नो मीनिंग फॉर डॉग इनिशियली। डॉग को पता ही नहीं था कि बेल का क्या रिश्ता है। तो फिर उसके बाद अभी क्या किया उसने, कंडीशनिंग बिहेवियर अभी क्या किया डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट में, उसने बेल और फूड, ठीक है, को साथ में बजाया। तो डॉग को स्लोली कनेक्ट स्टार्ट हो गया कि बेल मतलब फूड, तो जब बेल भी बजेगा फूड आएगा। ठीक है, तो उसने दो चीजें उसको जोड़ दी। पहले तो उसने सिर्फ उसको फूड दिया तो ही स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। ओके, देन ही रिंग्स द बेल, बट दैट टाइम द डॉग वाज नॉट अवेयर अबाउट द बेल। तो फिर स्लोली उसने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उसने बेल और फूड को साथ में किया। ठीक है, तो डॉग स्लोली स्टार्टेड कनेक्टिंग bell is equal to food. So the dog learned an association. What association? That there's an association between the food and the bell. तो अभी उसको क्या हो गया, जब भी अब बेल बजती थी, ओके, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया, जब पेवलॉव ने बेल बजाई विदाउट फूड, डॉग स्टिल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो बेल मीन्स फूड इज कमिंग। तो एसोसिएशन सिखाई, तो लर्निंग हैपेंड, दिस लर्न बिहेवियर इज कॉल्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि आपको लगता है कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा। ओके, तो देखिए दिस इज व्हाट सम पीपल डू टू अस। हमें समझ ही नहीं आता कौन हमको कब मैनिपुलेट कर रहा है या कौन हमको कब कंडीशनिंग करके जा रहा है। तो हमको भी ये देखना, देखिए अब आप पेट्स, अगर मैं पेट्स की बात करूं तो उनको तो बहुत इजीली आप ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आजकल पेट्स को लोग एरोप्लेन में भी लेके जा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ वैकेशन पर जा रहे हो तो उनको कहीं रख के जा रहे हैं, तो कुछ ट्रेनिंग देके ही जाते हैं। ठीक है, आपके साथ वो बॉल खेल रहा है या कुछ, तो ये लर्निंग हैपन होती है स्लोली। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिकल कंडीशन। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको स्टिमुलस, अनकंडीशनल बिहेवियर, ये सब अगर आप पढ़ोगे डेप्थ में तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट फिलहाल हमें जितना नेट सेट के लिए काम आ रहा है मैं आपको उतना स्टडी करा रही हूँ। ओके, सो यहाँ से मेन इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पैवलॉव की थ्योरी से क्या पता लगता है आपको, दैट बिहेवियर कैन बी लर्न थ्रू एसोसिएशन। ओके, पहले उसको क्या दिखाया, फूड,
फुट से उसको मुंह में पानी आता है, सेलिवेटिंग। सेकंड उसको बेल बताई, तो बेल का कोई एसोसिएशन नहीं था, तो उसको नहीं पता था। बट ग्रेजुअली उसने थर्ड में क्या किया, दोनों चीजें साथ में रखी, फूड एंड बेल। तो अब जब नेक्स्ट टाइम ओनली बेल भी बज रही है, तो द डॉग अंडरस्टैंड कि उसका फूड आ रहा है, ओके, एंड देन ही स्टार्ट सेलिवेटिंग। ओके, अब याद रखिए आपको, जब स्कूल बेल बजती है, बेल रिंग्स बिफोर लंच डेली, तो स्टूडेंट्स लेटर फील हंग्री हियरिंग द बेल। तो अभी बेल जितनी बार भी बचेगी, एक मन में हो जाता है कि चलो मेरी लंच ब्रेक हुई है। ठीक है, तो ऐसी चीजें बहुत सारी होती है। अभी अगर बच्चे को है ना हॉस्पिटल लेके गए और हर बार उसकी कुछ ट्रीटमेंट हुई जिससे उसको दर्द हुआ, तो वो हॉस्पिटल के नाम से भी डरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ही रिमेंबर्स दैट कि व्हेनेवर आई गो टू द हॉस्पिटल, आई एम गिवन सम ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ विच आई एक्सपीरियंस पेन, एंड देन हॉस्पिटल एक उसको डर क्रिएट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल ऑपरेंट, क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट। तो यहाँ पर आप याद रखिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट रिपीटेडली, और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि एसोसिएशन है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन एंड लर्निंग थ्रू बिहेवियर। ओके, तो आई होप सो आपको भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर था स्किनर इज एसोसिएट विद ऑपरेंट। क्लासिकल से कौन जुड़ा हुआ है, पैवलॉव। और सोशल लर्निंग है ना एल्बर्ट बेंडूरा की, मैं वो कभी आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। ओके, चलो, तो लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज, इसका आंसर अब मुझे आपको आ जाना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं अगर आपको करेक्ट आंसर पता है। तो अभी मैंने आपको, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज सोशल लर्निंग, नहीं कराया मैंने, ठीक है। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज कॉल्ड एज सोशल लर्निंग। तो एल्बर्ट बेंडूरा हैज प्रपोज सोशल लर्निंग थ्योरी। एम्प्लॉयज लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड रोल मॉडल्स। हम घर पर भी ऐसे ही होते हैं। घर पर किसी को मैंगो पसंद होता है, उनको देख के हमको मैंगो पसंद आ जाता है। घर पर किसी ने चोरी की है, झूठ बोला है, तो बच्चा भी वही सीखता है। इसलिए जब पेरेंट्स बन जाते हैं, इट इज अ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आजकल जो मोबाइल की कंडीशनिंग चल रही है लोगों के दिमाग में, आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं हम सब कर रहे हैं, इसलिए बच्चे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज आइदर दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, दे लर्न थ्रू इमिटेशन, और दे लर्न थ्रू रो। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोशल लर्न। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किया है, होप सो आपने एंजॉय किया है। और अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट करने से लर्निंग इजिली हो जाती है। ठीक है, फिर अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था तो आई एम सॉरी कि आपका डेट मिस हो रहा है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। मेरे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, और रिसर्च सीखे। अगर आप पीएचडी कैंडिडेट है तो आप उसको जरूर देखिए, और सब कुछ एआई के भरोसे मत छोड़ के जाइए। वाइवा आपका होता है, एआई का नहीं अब तक। और ये यूनिट नंबर 6 था, जिसमें मैंने आज आपको ओबी के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। जाते समय फिर से बोल रही हूँ, चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, मे यू ऑल क्वालिफाई, गॉड ब्लेस यू।